हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक पंक्चुएशन का क्वेश्चन। ये ऑनलाइन बैच में पंक्चुएशन जब हम पढ़ा रहे थे बच्चों को तो उसमें ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर गया। हालांकि इसके कंफ्यूज करने की सीधी सी वजह ये कि क्वेश्चन एक है, ऑप्शंस 9 है। जैसे कि हमें पता है कि अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस के नंबर बढ़ते जाएँ तो उतना ही कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है। वजह बड़ी सीधी सी होती है कि एक क्वेश्चन है और एक ही अगर ऑप्शन उसका दिया जाए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन एक ऑप्शन है तो जो ऑप्शन है वही आंसर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन है दो ऑप्शंस हैं तो भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। 50% तो चांस है कि आप सही हो जाओगे जो भी टिक करोगे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ना, नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ना शुरू होते हैं वैसे वैसे कन्फ्यूजन बढ़ती है, ठीक। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ वगैरह, वो बच्चों को थोड़ा सा एसएससी के एग्ज़ाम्स के मुकाबले मुश्किल लगते हैं। अच्छा, थोड़ा सा होते भी हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। बेसिकली अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो वो भी कुछ नहीं है, आप बहुत ईजिली कर लोगे। लेकिन अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है तो दिक्कत करते हैं। एक और वजह होती है, एक और वजह जो होती है एसएससी के एग्ज़ाम्स के मुकाबले बैंकिंग एग्ज़ाम्स को थोड़ा सा मुश्किल लगने के बच्चों की, वो ये होती है कि वहाँ पे ऑप्शंस 5 होते हैं। नन ऑफ दी अबव, बोथ एंड, बी, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जो कि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इस तरीके से पढ़ना पसंद नहीं करते। वो बड़ा आसान तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। एक क्वेश्चन एक ऑप्शन, बस एक क्वेश्चन एक आंसर हो, याद कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ता है ना तो कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों को समझा रहा था तो मेरा लॉजिक ये था कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए, एक क्वेश्चन के अगर मैं ज़्यादा ऑप्शन दे रहा हूँ, हमें पता है कि पेपर में 9 ऑप्शंस नहीं आते हैं, ठीक है। पेपर में अगर कभी क्वेश्चंस आते भी हैं तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं तो उनके ऑप्शन 4 ही होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं 9 ऑप्शंस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है। क्वेश्चन का आंसर बुक्स में लिखा होता है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। हमें क्वेश्चन के आंसर को समझना है। तो हम समझ तभी सकते हैं जब हम सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लें जो जो वहाँ पर हो सकती हैं। चलिए आइए अब हम फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है, द ओल्ड मैन गेव द बॉय डैश फॉर अ कप ऑफ टी एंड हियर आर द ऑप्शंस। 9 ऑप्शंस हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। हाइफन जो एक पंक्चुएशन मार्क होता है, बेसिकली उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कि विच ऑफ दीज ऑप्शंस कैन बी द आंसर। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ही आंसर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है एक भी ना हो, वो हमें पता लगाना है, वो भी हम पता लगा लेंगे, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आंसर्स को पता करने के लिए एक हमारा पंक्चुएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक नहीं एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे पहले क्लियर होने चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो हम बिना तुक्का मारे, हमें कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं, कोई गेस करने की जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे लॉजिकल आंसर जो है वो अपने आप ढूंढ लेंगे, ठीक। कौन से 2 बेसिक्स हैं जो आपके पहले क्लियर होने चाहिए वो मैं बता देता हूं, क्योंकि वो बेसिक्स जब हमें पता होंगे तभी हम आंसर को फाइंड कर पाएंगे ऑप्शंस में से। देखिए, सबसे पहला बेसिक ये है कि अगर हम कभी 21 to 99 के नंबर्स को वर्ड्स में लिखें तो उनको हाइफन के साथ लिखा करो। जैसे कि 55, ठीक है, 86, ठीक है, 31। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कभी 21 to 99 के नंबर्स को वर्ड्स में लिखें तो हमें उनको हाइफन के साथ लिखना चाहिए। एक ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, एक और भी है। दूसरा बेसिक जो पंक्चुएशन का है, ये हाइफन के यूज के बेसिक्स हैं। जो हाइफन हमारा पंक्चुएशन मार्क होता है, ये उसके बेसिक्स में से 2 बेसिक्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर सही पता लगा पाएंगे। दूसरा ये है कि जो कंपाउंड मॉडिफायर्स होते हैं, ऑफ मेन नाउन, हमने कोई नाउन फ्रेज लिखी, उस नाउन फ्रेज में जो हमारा मेन नाउन है उसके लिए अगर हमने कोई कंपाउंड मॉडिफायर्स यूज किए तो वो जो कंपाउंड मॉडिफायर्स हैं उनको भी हमें हाइफनेट करना पड़ता है। मेन नाउन
को हाइफन के साथ किसी दूसरे, हाइफन इज अ काइंड ऑफ लिंक, हाइफन एक लिंक होता है जो वर्ड्स को लिंक कर देता है और उससे ये पता चल जाता है कि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक यूनिट हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई नाउन फ्रेज लिखते हैं और उस नाउन फ्रेज में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके कंपाउंड मॉडिफायर बन गए हैं उस मेन नाउन का, तो वो जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एक कंपाउंड मॉडिफायर्स बन जाते हैं, हमें उनको भी हाइफनेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, हमने लिखा 40, 50, एक मिनट बच्चा, 40, 50 ईयर ओल्ड पर्सन्स, जैसे हमने ये लिख दिया। तो ये हमारी एक नाउन फ्रेज है। अब इसमें ध्यान से हमें समझना ये है कि पर्सन्स जो है ना, ये हमारा मेन नाउन है, बाकी जो भी है सब इसके मॉडिफायर होंगे। अब हमें ये देखना है कि जो 4 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस नाउन फ्रेज में, क्या ये ऑल 4 वर्ड्स जो हैं वो इसी पर्सन्स नाउन का मॉडिफायर हैं? तो ध्यान देंगे पता चलेगा नहीं, 2 ही वर्ड हैं जो पर्सन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। एक 40 जो कि न्यूमरल है, डिटर्मिनर, ठीक है, और एक ये 3 वर्ड्स का ग्रुप एक एडजेक्टिव फ्रेज है। इनमें से जो ओल्ड है ना, ये पर्सन्स को मॉडिफाई कर रहा है और ये 40 कर रहा है। 50 और ईयर को ना पर्सन से कोई लेन देना नहीं है, ना पर्सन्स को ईयर मॉडिफाई कर रहा है ना 50 मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। 50 ईयर जो है वो ओल्ड के लिए यूज हुआ है और 50 जो है वो ईयर के लिए यूज हुआ है। तो ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये 3 वर्ड्स एक ग्रुप बन गए। ये 3 वर्ड्स एज अ ग्रुप मॉडिफाई कर रहे हैं पर्सन्स को, तीनों अलग अलग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों वर्ड अलग अलग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं और ये 3 वर्ड्स मिलके कंपाउंड मॉडिफायर बन गए, ये देखो कंपाउंड मॉडिफायर, तो अगर ये कंपाउंड मॉडिफायर बन गया तो इनको भी हाइफनेट करना पड़ेगा। ये कहानी है। तो मतलब बात समझ में आई? बात ये है कि अगर हम कभी 21 to 99 के जो नंबर्स होते हैं उनको वर्ड्स में लिखेंगे तो उनको हाइफनेट करना है, एक चीज। दूसरा, अगर हम कभी किसी नाउन फ्रेज में कंपाउंड मॉडिफायर्स यूज करें मेन नाउन के लिए, तो वो जो कंपाउंड मॉडिफायर्स होते हैं, वो चाहे 2 वर्ड्स मिलके कंपाउंड मॉडिफायर बन रहे हो, चाहे 2 से ज़्यादा, चाहे 50 वर्ड्स मिलके कंपाउंड मॉडिफायर बन रहे हो, उनको सबको हमें हाइफनेट करना पड़ता है, ठीक। मेन नाउन को कभी भी हाइफनेट नहीं करना पड़ता, ये ध्यान रखना है, ठीक। एक्चुअली ये 3 पॉइंट्स हो गए। एक, 21 to 99 के नंबर्स को अगर वर्ड्स में लिखोगे तो हाइफनेट करना है, ठीक है। दूसरा, नाउन फ्रेजेस में जो मेन नाउन होता है उसको कभी हाइफनेट नहीं करना है। तीसरा, मेन नाउन के लिए अगर हमने कोई कंपाउंड मॉडिफायर्स यूज किए हैं तो कंपाउंड मॉडिफायर्स को भी हाइफनेट करना होता है, ठीक। इसका मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं। देखिए, हमने लिखा इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस, हमने लिखा इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस, अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय। इसका मतलब यही हुआ। अब यहां पे देखो, ये इंडियंस हो गया मेन नाउन, ये है हमारा मेन नाउन, ये हमारी एक नाउन फ्रेज हो गई। अभी जो इंग्लिश स्पीकिंग हमने लिखा है, ये 2 वर्ड्स इस नाउन फ्रेज में और लिखे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेन नाउन यहाँ पे इंडियंस है तो इंग्लिश और स्पीकिंग मेन नाउन्स तो होंगे नहीं, मॉडिफायर्स होंगे, ठीक। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों मॉडिफायर्स अलग अलग मॉडिफाई कर रहे हैं इंडियंस को, स्पीकिंग भी कर रहा हो, इंग्लिश भी कर रहा हो, ठीक है, या दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आंसर ये कि स्पीकिंग तो इंडियंस को मॉडिफाई कर सकता है। स्पीकिंग इंडियंस का मतलब बोलने वाले, भारतीय। क्या बोलने वाले, ये बताने के लिए हमने लिख दिया इंग्लिश। तो ये जो इंग्लिश है, जब आप ध्यान से देखोगे तो ये इंडियंस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कर रहे इंग्लिश इंडियंस, देयर आर नो इंग्लिश इंडियंस, इंग्लिश इंडियंस नहीं होते हैं, इधर पीपल आर इंग्लिश और दे आर इंडियन, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो इंग्लिश हमने वर्ड लिखा है ना, उसको इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो यूज हो रहा है स्पीकिंग के लिए, जैसे व्हाट स्पीकिंग, क्या बोलने वाले, फ्रेंच स्पीकिंग, संस्कृत स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। तो ये जो इंग्लिश और स्पीकिंग दोनों वर्ड है ना, ये दोनों ही नाउन्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, दोनों मेन नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, इनमें से केवल स्पीकिंग डिस्क्राइब कर रहा है, और इंग्लिश जो है स्पीकिंग के लिए यूज किया गया, हाइफनेट कर दो। तो ये जो 2 वर्ड्स का ग्रुप है ना, ये हमारा कंपाउंड मॉडिफायर है, मतलब ये दोनों वर्ड्स अलग अलग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं मेन नाउन को, ये दोनों मिलकर एज अ ग्रुप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड मॉडिफायर हो गया, ठीक। तो जो कंपाउंड मॉडिफायर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा कंपाउंड मॉडिफायर जो था वो 3 वर्ड्स का था,
यहाँ पे कंपाउंड मॉडिफायर 2 वर्ड का था, 2 वर्ड का था तो हमने 1 हाइफन यूज़ कर लिया, 3 वर्ड्स का था 2 हाइफन यूज़ कर लिए। अब अगर ये दोनों पॉइंट्स, 2 के एक्चुअल में 3 पॉइंट हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, पहला 21 to 99 के बीच के जो वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, उनको वर्ड्स में लिखोगे तो हाइफनेट करना है। उसके बाद में अगर हम कभी किसी नाउन फ्रेज में मेन नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कंपाउंड मॉडिफायर्स यूज़ करें तो कंपाउंड मॉडिफायर्स को भी हाइफनेट करना है। और तीसरा, मेन नाउन को कभी हाइफनेट नहीं करना। डन। अब अगर ये 3 पॉइंट्स क्लियर हैं तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन देखकर हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि भाई अरे भाई 9 ऑप्शंस दे दिए, क्वेश्चन है 9 ऑप्शंस, हम कैसे आंसर बताएंगे, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक, 2-4 सेकेंड के लिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और ये जो अभी मैंने आपको समझाया है, ये जो बेसिक्स बताए हैं पंक्चुएशन के, ठीक है, इनको ध्यान रखते हुए अपने आप इस क्वेश्चन के आंसर्स पता करने की कोशिश कीजिए कि ये 9 ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शंस इस क्वेश्चन के आंसर्स हो सकते हैं। सारे हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, या कुछ ही हो सकते हैं। ठीक, और पॉज करने के बाद में अपने आप पता कर लीजिए। अब बाकी मैं आंसर बता रहा हूँ। देखिए, ये जो हमने 25 रुपीज़ लिखा है, तो इसमें 25 इज अ नंबर बिटवीन 21 to 99, तो हमें पता है कि 25 को हाइफनेट करना चाहिए था, नहीं हाइफनेट किया गया तो गलत। ठीक, उसके बाद में 25 रुपीज़ जो हमने लिखा हुआ है, अब रुपीज़ मान लीजिए पैसे हैं, एक इंडियन करेंसी है रुपी, ठीक है, कितने रुपीज़, तो ये बताने के लिए हमने 25 लिख दिया। 25 इज द न्यूमरल, 25 न्यूमरल है, एक नंबर है 21 to 99 के बीच में, तो उसको हाइफनेट कर रखा है। चूंकि वो प्लूरल नंबर है तो उसके बाद में रुपीज़ हमने प्लूरल नाउन भी लिख रखा है, तो सही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही है। उसके बाद में 25 रुपीज़, यहाँ पे हमें पता है रुपीज़ मेन नाउन है और मेन नाउन को हमें हाइफनेट नहीं करना है, गलत हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 25 रुपीज़, ये तीनों वर्ड जो हमने यूज़ किए ना, तीनों को हमने हाइफनेट कर दिया। अब अगर हम तीनों को हाइफनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि ये कंपाउंड मॉडिफायर है। ठीक है, मान लेते हैं ये मॉडिफायर है, तो मेन नाउन का है, मेन नाउन तो इसमें कोई है नहीं, और अगर रुपी मेन नाउन है जो कि है तो उसको हाइफनेट नहीं करना चाहिए था, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट मैथ है 25 रुपी कॉइन। अब अगर हम यहाँ पे 25 रुपी कॉइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कॉइन है ये सिंगुलर नाउन है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखा जाता। अब हम इस 25 को ना कॉइन का डिटर्मिनर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि अगर हम 25 को कॉइन का डिटर्मिनर मान लेंगे तो 25 इज अ प्लूरल नंबर, तो नाउन को हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉइन से यहाँ पे कॉइन लिखा हुआ है तो सिंगुलर है, तो ये गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट में 25 रुपी कॉइन, यहां पर हमने 5 और रुपी को कॉइन कर दिया। अब अगर हम 5 और रुपी को यहां पे हाइफन कर रहे हैं तो यहां पर आपको समझना है कि जो 25 हमने लिखा था हाइफन करके, ये एक नंबर है 25, और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 25 रुपी कॉइन्स, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, ये हो गए 20 कॉइन्स, और किस डिनोमिनेशन के 20 कॉइन्स, 5 रुपीज के, मतलब 5 रुपए के 20 सिक्के, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये यहां तक तो सही है, बट आगे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये जो कॉइन्स को कॉइन लिख रखा नहीं, गलत हो गया। क्योंकि अगर आप 20 कॉइन्स की बात कर रहे हो 5 रुपए के, तो 20 इज मोर देन 1 विच इज प्लूरल, तो प्लूरल होने की वजह से इसको हमें कॉइन्स लिखना चाहिए था, लेकिन ये कॉइन लिखा, तो ये इस वजह से गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25 रुपी कॉइन्स। अब ये जो हमने 25 रुपी कॉइन्स लिखा है, इसमें हमने 25 और रुपी तीनों को हाइफनेट कर दिया। तीनों को हाइफनेट आप नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हो तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा 25 रुपए के सिक्के। मतलब ये सेंटेंस जो है, सॉरी, ये जो हमारा ऑप्शन है 25 रुपी कॉइन्स, ये सही हो सकता है। इसको ऐसे समझना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 रुपी कॉइन, तो इसका मतलब हो गया 5 रुपए का सिक्का। ठीक है, 5 रुपी कॉइन का मतलब 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपी कंपाउंड मॉडिफायर हो गया। तो उसी तरीके से अगर हम 25 रुपी को हाइफनेट कर दें तीनों वर्ड को, तो कंपाउंड मॉडिफायर हो जाएगा, इसका मतलब हो 25 रुपए का सिक्का। अब ये सही हो सकता है, लेकिन ये कब सही हो सकता है, कि जब 25 रुपी का कोई कॉइन आता हो। ठीक, अब मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जहां की करेंसी में 25 रुपीज का भी कॉइन होता है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे रुपी लिखा हुआ है और रुपी इंडियन करेंसी है, और हमें तो पता है कि इंडिया में 25 रुपीज़ का कोई कॉइन नहीं होता, 5 रुपए का होता है, 1 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, 25 रुपए का कोई कॉइन नहीं होता। तो ये जो लिखा गया ऑप्शन है ना, ये अनग्रामेटिकल नहीं है। इससे पहले जो हमने क्रॉस किए वो अनग्रामेटिकल थे, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, बट
रुपी जो इंडियन करेंसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में गलत है, मतलब ये कॉन्टेक्चुअली गलत है, क्योंकि इंडिया में 25 रुपए का कॉइन होता नहीं है। इंडियन करेंसी जो रुपी है, रुपी में कोई भी 25 रुपीज़ का 25 रुपीज़ डिनोमिनेशन का कोई भी कॉइन नहीं है। तो ये कॉन्टेक्चुअली गलत हो गया, मतलब ग्रामेटिकली ये सही है बट कॉन्टेक्चुअली गलत है। नेक्स्ट बात है 25 रुपी कॉइन्स। अगर हम ऐसे लिख दें 25 रुपी कॉइन्स, तो अब हमें ये समझना है कि 25 में रुपी को हमने हाइफनेट नहीं किया, रुपी को उसके साथ में नहीं लिया, तो इसका मतलब 25 अलग है, रुपी अलग है, कॉइन्स अलग है। ठीक, तो अगर हम 25 रुपी लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 25, ये रुपी कॉइन्स का मॉडिफायर हो गया। अच्छा, 25 सिक्के किसके? रुपी के। कितने रुपी के हमने बताया नहीं, तो अगर मान लो 1 रुपए के, 2 रुपए के, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे लिखा था 5 रुपी, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 25 1 रुपी कॉइन्स, 25 5 रुपी कॉइन्स, 25 10 रुपी कॉइन्स। तो यहाँ पे जो रुपी का डिनोमिनेशन है ना वो मिसिंग है, ये भी गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया, इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल हैज इनवाइटेड 100 गेस्ट्स। मान लीजिए कमल ने अपने घर पे कोई पार्टी रखी और उसने 100 गेस्ट को इनवाइट कर लिया, तो हमने ये लिख दिया कमल इज इनवाइटेड 100 गेस्ट। अब जो बच्चे नाउंस वगैरह पढ़े हैं या जो नाउंस पढ़ चुके हैं, नाउंस में नंबर डिस्कस कर चुके हैं, वो ये जानते होंगे ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जो हमने 100 लिखा है, ठीक है, ये मॉडिफायर है, न्यूमरल नहीं है। इसको न्यूमरल बनाने के लिए हमें इसके साथ में न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 100 200 700। तो जैसे हमने लिखा कमल हैज इनवाइटेड 100 गेस्ट, देन हाउ मेनी 100, दैट इज मिसिंग हियर। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। हम कुछ भी लिख दें, 200 गेस्ट, 300 गेस्ट, 400 गेस्ट, 500 गेस्ट, 600 गेस्ट, जो चाहे लिख दें। लेकिन हमें पता है ये जो हम 100 यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम इसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं अनजाने से, गलती से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये 100 है, तो आप यहाँ पे लिखिए 100 गेस्ट, और नहीं तो 1 की वीकर फॉर्म होती है, उसको लिख दीजिए कमल हैज इनवाइटेड 100 गेस्ट्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है 25 रुपी कॉइन्स, ये इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम इसमें रुपी का डिनोमिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। अब एक चीज क्लियर है कि ये 25 रुपी के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ये 25 रुपी के लिए होता तो रुपी को भी हाइफनेट किया गया होता, जैसे इससे पहले वाले ऑप्शन में किया गया था। तो ये जो 25 है वो कॉइन्स के लिए है। अगर 25 कॉइन्स के लिए तो रुपी का अपना डिनोमिनेशन मिसिंग है। कितने रुपए के 25 सिक्के थे वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये भी गलत हो गया। 25 रुपी कॉइन्स, ये सही हो जाएगा। अब अगर आप 9th ऑप्शन को देखेंगे और 5th ऑप्शन को देखेंगे, तो ये जो 9th और 5th ऑप्शन हैं, इनमें डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कॉइन लिखा है, यहाँ पे कॉइन्स लिखा है। ये हमारा ऑप्शन क्यों गलत हुआ था? क्योंकि अगर हम नहीं बच्चे, मैं इसको 6th को 9th को देखिए। 6th में हमने लिखा था 25 रुपी कॉइन, तो यहाँ पे जो 20 था वो कॉइन का मॉडिफायर था। 20 नंबर प्लुरल होता है तो कॉइन को हमें प्लुरल फॉर्म में लिखना चाहिए था, प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखा था, इसलिए गलत हो गया। देखो यहाँ पे पहले से प्लुरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी, एंड करेक्ट। तो कुल मिला के यहाँ पर ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारा एक क्वेश्चन है और इसके जो 9 ऑप्शंस हैं, जिनको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा यूट्यूब पर। ये रहा आपका वीडियो। तो कुल मिला के ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 9 आर द आंसर्स एंड द रिमेनिंग वंस आर इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन में बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आंसर है, बाकी गलत है। आप ऐसे लिख सकते हो, द ओल्ड मैन गेव द बॉय 25 रुपीज, 25 रुपए उसने दिए। अब चाहे एक एक के 25 सिक्के दे दिए, चाहे 5 के उसने 5 सिक्के दे दिए, चाहे 2 10 रुपए के एक 5 रुपए का सिक्का दे दिया, चाहे एक 20 रुपए का एक 5 रुपए का सिक्का दे दिया, ठीक है। 25 रुपए उसने दिए, कैसे करके दिए, चाहे उसने ट्रांसफर कर दिए, पेटीएम कर दिए, गूगल पे कर दिए, कैसे भी किए, लेकिन 25 रुपए दिए। और 9th का आंसर है 25 रुपी कॉइन्स का मतलब है उसने उसको 5 रुपए के 20 सिक्के दिए, मतलब उसने 100 रुपए दिए। तो ये जो है ना, इसका मतलब है 100 रुपीज, इसका मतलब है 25 रुपीज, ठीक। तो दैट्स द आंसर। अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा आपने, ठीक है। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है।
उसके बाद में अगर कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड तो वो पूछ सकते हो व्हाट्सअप करके या कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।